जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर। और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपनी जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है दोस्तों, भारत एक सामान्य परिचय। देखो दोस्तों, गाड़ी जो है फराटेदार तरीके से चलेगी। मैं बोलूंगा अच्छे से सुनना आप सभी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान के अंदर 50 जिले बन गए, जिला दर्शन भी मैं करवाऊंगा दोस्तों। लेकिन इंडिया ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है, भारत एक सामान्य परिचय, सीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थान के यानी इंडिया लेवल के ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको इसको अच्छे से याद करना है। भारत एक सामान्य परिचय बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी अच्छे से नाका लग जाएगा दोस्तों। देखो, भारत एक सामान्य परिचय, भारत एक सामान्य परिचय मैं धुआंधार तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। भारत एक सामान्य परिचय आपको क्या क्या याद रखना, प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना भारत एक सामान्य परिचय। देखो हम बात कर लेते हैं भारत, यानी सबसे पहले उपनाम देख लेते हैं कि पहले क्या 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 कहा जाता था भारत को। बौद्ध काल में बात करें, बौद्ध काल, ठीक है, बौद्ध काल में जो है भारत को क्या कहा जाता था, तो बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे मित्रों, याद रखें, बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। और याद रखें, देखो उपमा दी गई है इन्हें आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त की। किसकी उपमा दी गई है? आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त की। यह भी आप याद रखें कि आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त की उपमा किसे प्रदान की गई है, तो भारत को प्रदान की गई है। देखो दोस्तों, भारत जो है हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच स्थित होने के कारण इस भारत को जो है किसकी उपमा प्रदान की गई है? आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त की। यह भी आप याद रखें। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार किस प्रकार का है। भारत का जो है आकार किस प्रकार का है, तो जो भारत का आकार है प्यारे मित्रों वो है चतुष्कोणी। किस प्रकार का आकार है भारत का? चतुष्कोणी है। यह भी आप याद रखें। जैसे हम देखते हैं राजस्थान का जो आकार है वो विषमकोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है, उसी प्रकार भारत का जो आकार है वो किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय है। यह भी आप अच्छे से याद रखें। बात करता हूं भारत की, तो भारत में प्रमुख बात करते हैं क्षेत्रफल। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना क्या है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ये भी आप याद रखें। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों। याद रखना भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है प्यारे मित्रों 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है भारत। क्षेत्रफल में भारत जो है 7वें स्थान पर है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है वो भी देख लीजिएगा। एग्जाम में क्या है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है कि पहला स्थान किसका क्या है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों क्षेत्रफल में विश्व में बात करें तो पहला जो स्थान है वो किसका है? रूस का है। पहला स्थान किसका है? रूस का है। रूस के बाद में है कनाडा का। रूस के बाद में किसका है? कनाडा का है। कनाडा के बाद में बात करता हूं तीसरे स्थान पर आता है चीन, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन के बाद में बात करता हूं यूएसए यानी अमेरिका के बाद में बात करता हूं ब्राजील। अमेरिका के बाद में कौन सा आता है दोस्तों? ब्राजील। और ब्राजील के बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है 6ठे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के बाद में बात करें तो वो आएगा भारत। और भारत के बाद में जो अगला आएगा प्रमुख देश वो आएगा अर्जेंटीना। कौन सा देश आएगा? अर्जेंटीना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले क्षेत्रफल में रूस आएगा, रूस के बाद में कनाडा आएगा, कनाडा के बाद में चीन के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में ब्राजील, और ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत, फिर अर्जेंटीना। यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। पहला 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर भारत, 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है दोस्तों। ऐसे आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या है, हमें आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ ले जाए। आरोही क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ क्रम। अगर हम इधर से आएंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए, चीन, कनाडा, यह आरोही क्रम है, यानी बढ़ता हुआ क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। जैसे यहां पर रूस, कनाडा, चीन, अगर ऐसे जाएंगे तो ये अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, इधर आएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अब और क्या याद रखना है इससे संबंधित आपको याद रखना प्यारे मित्रों। जैसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, आप याद रखना, भारत का जो क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। लगभग बराबर है किसको छोड़कर? रूस को छोड़कर, क्योंकि रूस जो है वो यूरोप में आता है। रूस को छोड़ देते हैं तो भारत का क्षेत्रफल यूरोप के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, ठीक है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो रूस का क्या है? पंचमांश है,
ठीक है, ये भी याद रखें। और भारत का क्षेत्रफल जो है वो कनाडा का 1/3 है। कनाडा याद रखना, कनाडा का जो है, कनाडा का 1/3 है भारत का क्षेत्रफल, कनाडा का 1/3 है। और प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो जापान का कितना गुना है, यूनाइटेड किंगडम का कितना गुना है। तो भारत का क्षेत्रफल जापान का जो है, जापान का 8 गुना है। भारत का क्षेत्रफल जापान का 8 गुना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो यूनाइटेड किंगडम का कितना गुना है, तो यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। ये भी याद रखें, ठीक है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल जापान का कितना गुना है, यूनाइटेड किंगडम का कितना गुना है, ठीक है। कनाडा का कितना, ये देखो 1/3, यानी कि कनाडा का देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कनाडा का 1/3 है, जापान का 8 गुना है, यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। ये याद रखें। अब मैं बात करता हूं भारत की, तो प्यारे मित्रों आप सभी को पता होगा, मैं बात करता हूं जनगणना की। भारत में जैसे जनगणना होती है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। कितने वर्ष के अंतराल में होती है, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और भारत की जो पहली जनगणना है, पहली जनगणना कब होती है, पहली जनगणना 1872 में होती है। किसके समय होती है, लॉर्ड मेयो के समय होती है, ठीक है। और भारत की पहले संपूर्ण जनगणना की बात करते हैं, पहले संपूर्ण जनगणना यानी 10 के आधार पर जो जनगणना होती है वो कब होती है, 1881 में होती है। हाँ बिल्कुल, पहले जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन वो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी। इसके बाद में होती है संपूर्ण जनगणना 1881 में। ये याद रखें, 1881 लिखा है, ठीक है। हमें एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे जनगणना में, जैसे मैं बात करता हूं 2001, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 2001 की जनगणना के अनुसार यदि मैं बात करता हूं तो भारत की जनसंख्या कितनी क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 102.07 करोड़ है। यह भी आप याद रखें। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़ है। यानी कहने का मतलब है कि निरंतर बढ़ती है, ठीक है। और इस समय के मायने बात करें तो भारत जो है पहला स्थान ले लियो जनसंख्या में। बिल्कुल दोस्तों, हम करते थे विश्व में पहला स्थान चीन का है, लेकिन चीन ने पीछे रख दिया। इतने इंटेलिजेंट है भारत वाले, ठीक है। अब याद रखना, भारत का पहला स्थान है विश्व में, ठीक है। हमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से देश बड़े हैं, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, आप लिखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से प्रमुख प्रथम स्थान विश्व में जो है, प्रमुख प्रथम स्थान विश्व में प्रथम स्थान किस किसका है, ठीक है। जैसे सबसे पहले नंबर पर आप लिखेंगे भारत, जनसंख्या में पहला स्थान किसका है, भारत का है। भारत के बाद में किसका है, भारत के बाद में चीन का है। चीन के बाद में किसका है, चीन के बाद में यूएसए का मतलब अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका के बाद में बात करता हूं तो अमेरिका के बाद में इंडोनेशिया का है। किसका है, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया के बाद में बात करें ब्राजील का है, ब्राजील। और ब्राजील के बाद में पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के बाद में बात करता हूं तो वो आ जाएगा बांग्लादेश। किसका हो जाएगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में बात करें तो रूस का हो जाएगा। किसका आ जाएगा, रूस का हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है प्यारे मित्रों, इनका सही आरोही क्रम पूछा जा सकता है। आरोही क्रम पूछा जाए तो रूस सबसे पहले, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, चीन, भारत। ये आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम पूछा जाए तो भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ये घटता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, ये याद रखें, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अच्छे से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब मैं आगे बात करता हूँ। हमें डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ ले जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है कि जैसे अभी हमें क्षेत्रफल की बात की थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं, इनका आरोही क्रम बताओ। कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके सामने, तो क्षेत्रफल में जैसे बड़े बात कर लेते हैं। ये इधर क्षेत्रफल की बात हो रही थी तो यहीं पर बात कर लेते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जो भारत में राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना, 3,42,239 132 140 वर्ग मील में पूछा जाए तो 132 140 आपको करना है। बाकी क्षेत्रफल वर्ग में पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान के बाद में प्यारे मित्रों आपको याद रखना मध्य प्रदेश आएगा भाई क्षेत्रफल में, ठीक है। दूसरे स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है भारत में, ठीक है, मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना क्या है वो देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, बात करें 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3,08,252 ये आपको याद रखना। किसका, ये अपने मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद में बात करता हूं आपके सामने दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद में आएगा महाराष्ट्र। किसका आएगा दोस्तों, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,00,000
3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर कर देना आप। 3,07,713 ये किसका है? महाराष्ट्र का है। मैं बात करता हूं महाराष्ट्र के बाद में आगे आएगा दोस्तों आपके सामने उत्तर प्रदेश, यूपी। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आप लिख सकते हैं 2,40,000, ठीक है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये अपने प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि एकदम राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत के प्रमुख बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो गोवा है। ठीक है, और गोवा मैं बात करता हूं तो आप लिखेंगे यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कितना है, याद रखना गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, 3,000 से लमसम आप कर देना। ठीक है, एक गोवा का क्षेत्रफल आप कर देना, देखो 3,702, बिल्कुल 3,702 आपको याद रखना है। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये गोवा का क्षेत्रफल है, तो बिल्कुल गोवा याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि याद रखना है कि क्षेत्रफल के बड़े राज्य कौन कौन से है और छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ 3 क्या लिख दे मैंने, हाँ 3,702 है। ठीक है, 3,702 आपको करना है, 3,702। तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद हो गए होंगे, ये प्रमुख बड़े राज्य क्षेत्रफल में और छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, अब जैसे आगे और मैं बात करता हूं आपके सामने, हमें डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाता है कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है? वो है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत के अंदर जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ना तटीय सीमा बनाता है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना तटीय सीमा बनाता है? तो वो है तेलंगाना। याद रखे, तेलंगाना ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही तटीय सीमा बनाता है, ये भी याद रखे। ठीक है, तो ये आप सभी को याद करना है अच्छे से। ठीक है, अब और आगे बात करें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भी हो गए बड़े प्रमुख देश। सबसे पहले बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहते थे। ठीक है, आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त की उपमा प्रदान की गई है। आकार चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद रखना। अब जैसे मैं आगे और बात करता हूं भारत से संबंधित। ठीक है, भारत एक सामान्य परीक्षा चल रहा है, इसमें और आगे क्या क्या लिखने हैं देखो दोस्तों, ये हमारा हो गया है। तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इनको अच्छे से आपको नोट करना है। अब हम क्या कर लेते हैं प्यारे मित्रों, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से देख लेते हैं कि भारत का विस्तार किस प्रकार है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। देखो, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से यदि मैं बात करता हूं आपके सामने, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति किस प्रकार से क्या है। ठीक है, वैसे तो ये आप सभी को याद रखना है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी क्या है, अक्षांशीय विस्तार कितना क्या है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, वो सब देखने होंगे यहाँ पर। देखो, आपको क्या क्या याद रखना है, आपके सामने सबसे पहले तो एक मैप बनाना पड़ेगा। मैप से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा प्यारे मित्रों, जैसे मैं आपके सामने मैंने ये बनाया ग्लोब। ठीक है, विश्व, इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखा कौन कौन सी है। आपको पता तो होगा, ये जो बीच वाली रेखा है इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसी का नाम है भूमध्य रेखा। क्या है इसी का नाम? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा भी हम इसे बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा प्यारे मित्रों, इससे ऊपर जो है वो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश वो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और इसी के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यह भी आपको पता होगा। इसके ऊपर बात करते हैं तो 66.5 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी है? आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। और नीचे बात करें तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक सर्कल। ये आपको याद रखना है दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश में। और यहाँ पर जो उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी बिंदु, यहाँ पर देखो आपको याद, उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है, और यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव, ये याद रखें। हमें देखो आपको याद रखना है कि ये जो रेखा है, ये बीच वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर जो रेखा है वो उसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, और नीचे वाली रेखा ये मकर रेखा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो बीच वाली ये जो रेखा है, इसको ये जो रेखा है, ये बीच वाली, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और इसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी हम कह सकते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी हम इसे कह सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो आपको याद क्या रहना है, यहां पर मैंने आपके सामने लिखा कर्क रेखा। अब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। माही नदी जो है
ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो याद रखना है कागो नदी। कौन सी नदी है? कागो नदी। तो ये भी प्रश्न आप अच्छे से याद करें इसमें, ठीक है। अब कई दोस्तों कंफ्यूज होंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किससे कहते हैं। यहां पर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं अक्षांश। तो अक्षांश में आप देखेंगे तो अक्षांश ऐसे लिखा जाता है अक्षांश, ठीक है। इस ए में आपको इस तरीके से देखो ये इस तरह करना है। अक्षांश में देखो ये जो ए है ना, ए आप इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें ए में आप इस तरीके से कर दो तो ये देखो ये जो रेखा है ये हम देख रहे हैं इस तरीके से आडी लाइनें, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के समांतर, यानी इसके समांतर मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण के बीच कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। कैसे? जैसे ये अक्षांश रेखा है, उत्तर से दक्षिण मतलब ये उत्तर से दक्षिण के बीच ये कोणात्मक दूरी, यानी इसके बीच जो दूरी को प्रदर्शित करती है, कौन सी रेखा? ये दूरी को प्रदर्शित करती है अक्षांश रेखा, ठीक है। तो आप लिखेंगे अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण के बीच कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, वो रेखा अक्षांश कहलाती है। और इनका महत्व है 2 स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करना। देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर में आप देखो ऐसे लिखते हो, देशांतर ऐसे लिखा जाता है देशांतर। देशांतर में आप जो दे है देखो इस तरीके से कर दो नीचे, तो ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें, ये हमारी देशांतर रेखा हो जाएगी दोस्तों। ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो देशांतर रेखा की परिभाषा आपकी यह लिखेंगे कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम के बीच कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, वो रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर रेखा का महत्व क्या है? 2 स्थानों के मध्य समय की गणना करना, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। अब क्या है, हमें एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि कौन कौन सी, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट तो वहां से बनते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे मित्रों, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। हमें यहाँ से ये तो आपको याद रखना है अक्षांश रेखा ये क्या क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख आगे, जैसे भारत का प्रमुख अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी क्या है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं फटदार तरीके से आया हूं आपके सामने, शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। तो बिल्कुल देखो, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक मैप बनाना पड़ेगा भारत का, ठीक है। भारत का मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मैप बना देता हूँ दोस्तों, मैप बना रहा हूँ। देखो दोस्तों मैप बन रही है, मैप बन गई हो दोस्तों। यहाँ क्या बन रही है? अरे राम जी, देखो दोस्तों बन गई। वो देखो भारत को मैप बन गई है, ठीक है। बन गई है, अच्छा बने बुरा बने कोई बात नहीं, ऐसे बन गया मैप, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे आपको पता तो होगा प्यारे मित्रों, अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना क्या है। यहाँ से आपको याद रखना, देखो यहाँ पर है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी यहाँ पर, तो कन्याकुमारी से यहाँ पर जो अंतिम बिंदु कन्याकुमारी से यानी 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है वो है इंदिराकोल, ठीक है। इंदिराकोल जो कहाँ है? लद्दाख के अंदर है, ठीक है। ये अंतिम बिंदु है, अंतिम छोर है। नीचे बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का, ठीक है। मैंने बोला मुख्य भूमि का। अगर मैं बोलूँ संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ, संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ अगर ऐसे पूछा जाए तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे प्यारे मित्रों एक द्वीप है, आपको पता है इधर तो मालदीव है, ठीक, इधर तो मालदीव है, और इधर एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ऊपर कोल है प्यारे मित्रों, ऊपर कोल है, अंतिम छोर इंदिरा कोल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है। फोन आता है तो हम कॉल लगाते हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है पिगमिलियन पॉइंट। क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। तो आप याद रखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट है, ये याद रखें। भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई कितनी क्या है ये? तो ये है 3214। कितनी है? 3214 किलोमीटर, ये आप याद रखें, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं भारत का अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाए, देशांतरी विस्तार कितना क्या है, तो यहां से आपको करना है 68 डिग्री, ठीक है, यहां से देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। यहां पर जो अंतिम छोर है वो गौर माता जो गुजरात के अंदर है, गौर माता गुजरात के अंदर है अंतिम छोर। 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से हम याद रखना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान अपने भारत का जो है वो देशांतरी विस्तार है। और इधर मैं बात करता हूं तो देखो आपको याद रखना किबित वांगलू, किबित वांगलू जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये अंतिम छोर है प्यारे मित्रों, याद रखना किबित वांगलू अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंतिम छोर है। तो अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह भारत का देशांतरी विस्तार है। और इधर हम बात करते हैं तो देखो पश्चिम में जो है वो गौर माता गुजरात के अंदर है अंतिम छोर। इधर बात करते हैं तो किबित वांगलू अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंतिम छोर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। अब देखो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पश्चिम से पूर्व ये लंबाई कितनी क्या है, तो 3214 तो ये हो गई, और 2933 आपको याद है 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये भी याद रखें। प्रश्न एग्जाम में कई बार देखो आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखो प्रश्न हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे राजस्थान का अक्षांश विस्तार मैंने पढ़ रखा है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, वो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, ठीक है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है, तो हम देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, वो राजस्थान का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भारत इंडिया, ठीक, बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखो आपको याद रखना है, जैसे भारत के यानी पूर्व दिशा की ओर यहां से एक रेखा गुजरती इस तरीके से, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसका दूसरा नाम क्या है, मानक समय रेखा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ये भारत के पूर्वी दिशा की ओर गुजरती है प्यारे मित्रों। देखो कहां से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा, 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा, याद रखना है। इलाहाबाद के नैनो शहर, ठीक है, इलाहाबाद का एक शहर है, इलाहाबाद का एक शहर है नैनो शहर, नैनो शहर के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर से गुजरती है। कहने का मतलब मानक समय रेखा का कई बार पूछा जाता है, मानक समय रेखा का आरोह क्रम बताओ, तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से हैं। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, याद रखना, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने कर्क रेखा का, तो आपने नाम सुना होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वैसे देखो विश्व में मैक्सिको, क्यूबा, अल्जीरिया वहां से गुजरती है, लेकिन हम भारत में बात करते हैं तो भारत में देश, तो आपको याद रखना है कि जो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, राम सिंह झारखंडी, राम सिंह झारखंडी के क्या है, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र थे। कितने पंगु मित्र थे, 6 पंगु मित्र थे, ठीक है। देखो प्यारे मित्रों, कर्क रेखा की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान आपको करना है, राजस्थान, और राम में से याद रखना मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राम सिंह को छोड़ दो, झारखंडी से झारखंड याद रखना, ठीक है, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। राम सिंह झारखंडी के 6 से छत्तीसगढ़ आपको याद रखना, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। पंगु से पश्चिम बंगाल आपको याद रखना, पश्चिम बंगाल। पंगु, गु से गुजरात याद रखना है। मी से मिजोरम याद रखना है, मिजोरम। और तरह से आपको त्रिपुरा याद रखना है। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। वैसे ट्रिक से याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो देखो मैप में आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको देखो कर्क रेखा गुजरात में जाएगी, गुजरात के बाद में हम बात करते हैं तो गुजरात के बाद में राजस्थान, ठीक है, इधर बात करते हैं तो यहाँ से जाएगी गुजरात के बाद में राजस्थान। सबसे पहले आप याद रखो गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में हम एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है, आ रही बात समझ में। छत्तीसगढ़ के बाद में बात करते हैं तो झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो इस तरीके से भी आप याद कर लेना अच्छे से। ये आरोही क्रम पूछा जाता है, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। पर्सन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत में सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, ठीक है। कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, बिल्कुल, तो याद रखना मध्य प्रदेश में। याद रखना कर्क रेखा की जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और सबसे कम लंबाई यानी सबसे कम गुजरती है कर्क रेखा वो त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा कहाँ गया, यहाँ पर रहा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में जो है वो सबसे कम गुजरती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा जो है वो किस राज्य में गुजरती है, यानी कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है, तो एमपी में। सबसे कम पूछा जाए तो त्रिपुरा में करना है। अब एग्जाम में यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है
कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन कौन से, नजदीक स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो जैसे आपको याद रखना है, यहाँ पर बात करें तो झारखंड में देखो, यहाँ पर झारखंड में रांची जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर है। ठीक है, रांची हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ये भोपाल भी दोस्तों कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर है। गुजरात में बात करें तो गुजरात में गांधीनगर है। ठीक है, इसके अलावा अगरतला, आइजोल, ये कर्क रेखा का स्थित नजदीक स्थित शहर है प्यारे मित्रों, अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो मैंने कर्क रेखा के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है प्यारे मित्रों। मानक समय रेखा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार सब अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको आगे क्या करना है, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से नोट करना है। और एक यहाँ से प्रश्न ये भी बना जाता है, देखो पूछा जाता है चैनल क्या होता है। देखो, दो द्वीपों के बीच संकरा जो समुद्री क्षेत्र होता है, दो द्वीपों के बीच, एक द्वीप ये रहा, एक द्वीप, तो दो द्वीपों के बीच संकरा समुद्री क्षेत्र वो चैनल कहलाता है। ठीक है, यह याद रखना है। अब कौन कौन से चैनल है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखें। दो द्वीपों के बीच संकरा समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। आपको प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह होगी 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल वो मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव व मिनिकॉय के बीच याद रखना 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, ये 9 डिग्री चैनल, तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच आपको याद रखना है 9 डिग्री चैनल है। आपको पूछा था 10 डिग्री चैनल बताओ, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये है, आपको याद रखना है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच है। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच कौन सा, 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री जो चैनल है वो याद रखना है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है प्यारे मित्रों, आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, और एक पूछा जाता है कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप, म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है, ये भी याद रखें। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करें कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव मिनिकॉय के बीच है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच है, 10 डिग्री चैनल जो है वो मैंने देखा था लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है, और कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप यानी म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने दोस्तों, जैसे इनकी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा हमें पूछी जाती है। ठीक है, भारत की प्रमुख स्थलीय सीमा और तटीय सीमा पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहीं पर मैं बात कर लेता हूं प्रमुख, जैसे स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। चलो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की, तो देखो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ, तटीय सीमा की लंबाई बताओ। स्थलीय सीमा की लंबाई तो आपको पता होगा 15,200 किलोमीटर है। कितनी है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी क्या है, तो आप सभी को पता होगा 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। आपको याद रखना है स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपके सामने। बचपन BCPN, बचपन में मेरी इच्छा थी MBA करने की, लेकिन गरीबी के कारण नहीं कर पाया। 20 आपको याद रखना है बांग्लादेश। भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो इन देशों से, देखो बांग्लादेश के बाद में चीन के बाद में पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में यहाँ पर करना है नेपाल के बाद में बात करता हूँ म्यांमार, और म्यांमार के बाद में यहाँ पर भूटान के बाद में अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। और याद रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक जो है किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम किसके साथ लगती है, तो वो लगती है अफगानिस्तान। कितनी लगती है भाई, 106 किलोमीटर। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये सीमा है, इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। इसके बीच जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच, उसको क्या बोलते हैं, डुरंड रेखा। ये भी याद रखें। आपको पता होगा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना अच्छे से। ये स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, एक तो स्थलीय सीमा, एक तटीय सीमा। तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत में? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अरे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। आप याद रखना, तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। प्यारे मित्रों देखो, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। गोवा कितनी बनाता है? 101 किलोमीटर। तो गुजरात कितनी बनाता है? गुजरात बनाता है 1214 किलोमीटर। आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से वो देख लेते। सबसे पहले आपको याद रखना, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर बात करते हैं तो महाराष्ट्र, फिर बात करते हैं तो कर्नाटक, फिर बात करते हैं तो ओडिशा, कर्नाटक नहीं, यहाँ पर केरल आपको करना है। ठीक है, केरल। ठीक है, बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा और गोवा। ठीक है, तो ये हैं प्रमुख दोस्तों तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। याद रखना, सबसे पहले गुजरात, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा। देखो आपको याद रखना है, ओडिशा के बाद में यहाँ पर कर्नाटक आएगा। ओडिशा के बाद में क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। कर्नाटक के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद गोवा। तो ये आपको याद रखना, सर्वाधिक जो तटीय सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। कितनी? 1214 आपको याद रखना है। और न्यूनतम तटीय सीमा लगती है गोवा के साथ। कितनी? 101 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा भारत एक सामान्य परिचय कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि जैसे हमने अभी देखा था भारत का मैप, भारत और श्रीलंका की को अलग करने वाली, ठीक है, खाड़ी कौन सी? यानी भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी खाड़ी करती है? तो मन्नार की खाड़ी। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मन्नार की जो खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, आपके साथ रेगुलर क्लास आती रहेगी। ठीक है, मुझे पता है नया चैनल है, रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है, लेकिन आप सभी सपोर्ट बनाए रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।